नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं कि आज बाजार किस ओर जाएगा। रिकॉर्ड स्तरों पर तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं और 4 जून से पहले ही बाजार पे आ गया है नया स्तर। लेकिन अब यहां से मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे, कहां पर करनी चाहिए मुनाफा वसूली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी से मौजूद हैं। रवि सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय बिस्तक को देने के लिए सर। जी, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सर, एक तो आप उस दिन आए हो जिस दिन रिकॉर्ड स्तर इंडियन मार्केट्स लगा रहे हैं, वन वे ट्रैक पे चल रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो गिरावट आई थी 3 मई से लेकर 13 मई, उसके बाद से हमने इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी देख ली है, वन वे ट्रैक पे हैं ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, उसके बाद फिर जो ट्रिगर्स है जो मार्केट को नए लेवल्स पे ले गए उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का हाल, उसमें साफ तौर पे समझ में आता है कि अमेरिकन मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और इनफैक्ट पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स थे। अमेरिकन मार्केट्स में रिकॉर्ड स्तर लगे हमसे पहले इस बार। जो इस बार की जो रैली बनी थी वो अमेरिकन मार्केट्स पे रिकॉर्ड पहले लगे थे, हमारे बाजार में अब लगा है जाके। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 27 पॉइंट्स नीचे है। एशिया बाजारों की कमजोर शुरुआत है। निके 1% नीचे, हैंगसेंग 1.5% नीचे, कॉस्पी 1% नीचे। ब्याज दरें घटेंगी नहीं घटेंगी ये खुद ही यूएस फेड को नहीं समझ में आ रहा और अब वहां पर ब्याज दरें घटने की प्रोबेबिलिटी हो गई है घटकर 51%। पहले 55% 56% पे थी, अब 51% जानकार मान रहे हैं कि सितंबर में घटेंगी ब्याज दरें। एनवीडिया का शेयर फोकस में था, वो 9% चढ़ गया कल पोस्ट रिजल्ट्स और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा भी कर दी। और एक था इंट्यूट का शेयर जो 6% गिरा है। बोइंग का शेयर 7.5% गिरा है कल, जिसके कारण डाउ जोन्स मार्च 2023 के बाद सबसे खराब इंट्राडे प्रदर्शन करके गया है। अब अमेरिकन मार्केट्स पे जो भी हो रहा हो, कल भी कांप रहे थे अमेरिकन मार्केट्स। तो कल मॉर्निंग ट्रेड के क्यूज देखते तो अमेरिकन मार्केट से कुछ उतने एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन हमारे मार्केट्स दौड़ गए बहुत स्पीड से। तो अब रवि जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो ये जो मोदी जी की भविष्यवाणी जो है ये सच साबित हो गई और इनफैक्ट उन्होंने तो 4 जून के बाद की प्रेडिक्शन की थी ये तो पहले ही हो गया। तो अभी यहां से और क्या अपसाइड बचता है या फिर यहां से कॉशियस हो जाएं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है सर। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस समय नजर आ रहा है। पूरे मार्केट को अगर यहाँ पर वॉच करें तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। डिफिकल्ट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ने आज सेंटीमेंट यहाँ पर खराब किया, कल पॉजिटिव थे। अब आज भारतीय बाजार अगर देख रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लोग पैनिक जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल स्ट्रैटेजी एक फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, 2 तारीख तक मार्केट ज्यादा चढ़ेगा। 4 तारीख तो एक ऐसा दिन है जिस दिन मार्केट एकदम क्लियर कट एक इंडिकेशन में जाएगा, लेकिन ये भी है कि प्रॉफिट बुकिंग भी उसी दिन आपको ज्यादा भी देखने को मिलेगी। अब आते हैं कि किस साइड आपको रहना चाहिए। देखिए, मैं तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और आपने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल, पहले हम लोग रजत जी बात करते थे तो ना कि 1.5-2% मिल जाए तो आदमी सोचता था कि चलो ठीक है, लाइफ अच्छी है, सेटल है, 1.5% 2% का मुनाफा आ गया। आजकल जो सिंगल डे मुनाफा जा रहा है वो जा रहा है 3%, 5% और बहुत अच्छे केस में जा रहा है 8%। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरीके के मोमेंट मिलते हैं उनको कैश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे बहुत से स्टॉक्स में आपने देखा होगा लोगों का इन्वेस्टमेंट है और आज इस समय एक सवाल खड़ा होता है कि प्रॉफिट बुक करें नहीं बुक करें, क्या करें, यहां पर क्या वेट कर लें अभी थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टॉक्स में आपको 25% से ऊपर का मुनाफा आ रहा है उनमें एटलीस्ट आपको 40% पोजीशन जरूर काटनी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी का मौका है, डिप अप सब चल रहा है। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर वे में आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। सेक्टर बहुत से हैं, फंसिए मत किसी सेक्टर में। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट में आप फंस सकते हैं, इसलिए जो अच्छे हैं उन्हीं को लीजिए। कूड़ा और कचरा जो है वो मत लीजिए, क्योंकि वो ये इस हवा, क्या कहते हैं, वो स्टॉक तो चलते हैं लेकिन हवा और आंधी में सब फिर बाद में साफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्रिवन स्टॉक ही ज्यादा अच्छे होंगे। और बेसिक इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने देखे आजकल वापस से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप इन्वेस्टी पे फेमस है, 50 पैसे का शेयर 75 रुपए हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो ये चमक जाएगा, राहुल जी आएंगे तो ये चमक जाएगा। ये सब चीजों से दूर रहिए, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। अच्छे स्टॉक्स लीजिए, अपने आप ही फंडामेंटल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रेट, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से इस बार रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचते नजर आए। एक तो ये एफपीआई की खरीदारी फिर से दिखाई दी सर, बहुत समय बाद दर्शन दिए हैं।
और कल का आंकड़ा है बहुत एनकरेजिंग। और ये मैं बताऊं, ये मार्च के बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ एफआईआईज ने किया हो। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी इनफैक्ट। और ये एग्जैक्टली मैं बताऊं कौन सी तारीख के बाद हुआ है, मेरे ख्याल से 7 मार्च के बाद हुआ होगा। 7 मार्च के बाद से हमने नहीं देखा एफपीआई कभी भी इतनी स्ट्रांग खरीदारी कर रहे हो। 4,670 करोड़ रुपए की खरीदारी कर गए हैं कल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। और जी हाँ, 7 मार्च 2024 के बाद ये आंकड़ा सबसे बड़ा है इंट्राडे में। अब भर भर के बेच रहे थे, बताओ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हमने देखी है पिछले 2 महीने में, कंसिस्टेंट हर महीने। और इस बार ये 4,000 करोड़ रुपए से खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं उनको भी ना लग रहा हो कि वाकई बस तो नहीं मिस हो जाएगी, हर बार 1,000 पॉइंट ऊपर खरीदना कोई समझदारी तो है नहीं। तो इतनी स्ट्रांग बिकवाली के बावजूद, एफपीआई की इतनी स्ट्रांग बिकवाली के बावजूद बाजार क्यों नहीं गिरा? और अगर अब एफपीआई की वापसी होती है तो क्या लार्ज कैप स्टॉक्स दौड़ेंगे? देखिए रजत जी, मैं मार्केट को जब एनालिसिस करता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट की वेव के साथ आपको बहना चाहिए। अब आप यहां पर जो बात कर रहे हैं कि एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, देखिए एफआईआई सेलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफआईआई जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट में फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। निगेटिव सेंटीमेंट क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं? वर्ल्ड में जिस हिसाब से हालात खराब है, बेचारा एफआईआई करे क्या? आप बताइए। अगर वो बाय करके रखता है तो उसको कहां से पता चलेगा कि नहीं ये चीजें अच्छी हैं? और कभी तो गलत वो भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सब सही होते रहेंगे। अगर सारे लोग सही होते रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि सारे लोग पैसे कमाएंगे। स्टॉक मार्केट तो ऐसा हो करता नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ कमाते हैं, कुछ लुटते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत डेटा कोशिश करी समझने की। एफआईआई कंटिन्यू लगभग 1 महीने से सेलिंग की तरफ है। इसका मतलब है कि एफआईआई कोई बड़े इल्यूजन, बड़े सेंटिमेंट यहां पर बनाकर बैठे हुए हैं। और जो भी देखिए, आपको एक फैक्ट बताता हूं जो शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग आपको इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करते होंगे। हमारे भारत में 3,000 से 4,000 लोग होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इससे ज्यादा तो लोग नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे जितने भी हो, सारा टोटल कर लीजिए, 4,000 लोग के ऊपर 125 करोड़ का भविष्य तय है कि किस साइड मोमेंटम जाएगा। यही फैक्ट है। अब इस समय मैंने कहा ना, जब आंधी चल रही हो, जब तूफान आ रहा हो ना, तो उस समय कोई भी आगे आके खड़ा होता है तो उसका क्या हश्र होता है। वही हाल यहाँ पर एफआईआई की डिसीजंस का हो रहा है। एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआई करे मौज करो, खूब खरीदो, खूब खरीदो। और हुआ क्या? जहां से एफआईआई बेचना शुरू कर रहे थे वहां से मार्केट देखिए तो 12% चल चुका है। बचा क्या? अब 12% ऊपर खरीदने की उनकी हिम्मत है नहीं। और हाँ, बस एफआईआई के साथ बैकअप क्या होता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको फायदा यहां पर ज्यादा मिलता है। दूसरा, एफआईआई के बीच बेचने के पीछे का रीजन क्या है? रजत जी, एफआईआई के बेचने का पीछे का रीजन भी आप जान लीजिए। रीजन ये है कि उनके दूसरे एसेट क्लास जो उन्होंने बॉन्ड में निवेश कर रखा है, जो यूरोजोन पे निवेश कर रखा है, जो यूएस के स्टॉक्स में निवेश है, उनमें जबरदस्त मार्जिन कॉल यहां पर खड़े हुए हैं। आप सोच रहे हो कि यूएस का मार्केट तो चल रहा है, फिर कैसे मार्जिन कॉल आ सकते हैं? देखिए इस समय जो सिचुएशन है, और मार्केट जब शॉर्ट चार्ट पे बैठे हो, एक साइड आप बाय ले रहे हो ना, तो दूसरी साइड पे आपको आपका मार्जिन कॉल ही होता है, क्योंकि हेज आप पोजीशन करके चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है जिसकी वजह से एफआईआई यहां पर दुविधा में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ है, हो सकता है उनके सलाहकार बहुत से ऐसे होते हैं जो कि गलत भी होते हैं, बहुत से सही भी होते हैं। कहीं ना कहीं से जो सेंटीमेंट है वो शायद मेरे ख्याल से एफआईआई को ये लग रहा हो कि शायद मोदी जी अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा स्मार्ट है, हम पहले ये कर लेते हैं। हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं से कोई एनालिसिस करके बैठे हो, लेकिन ये क्लियर है कि एफआईआई इस समय औंधे मुंह गिरे जरूर है। और वही बात है कि ट्रेन मिस ना हो जाए तो शायद वापसी करने की कोशिश की हो, पर वो 4,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी ने सिंगल ट्रेडिंग सेशन। और आजकल आप देखते हैं तो बैंकिंग शेयर्स बहुत तेज चले। सर, अब आप सबको पता है कि आप तकनीकी तौर पे भी बाजार को बहुत बहुत क्लोजली देखते हो, तो उसमें ये बैंक निफ्टी पे जो हुआ, जैसे भी हुआ, शुक्र है हो गया, क्योंकि उसी के बलबूते कल रिकॉर्ड लग गए। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स, पर्टिकुलरली ये जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं, ये क्या अभी सही लग रहे हैं? और बैंक निफ्टी का अगला टारगेट क्या आ सकता है? देखो रजत जी, मैं इतना समझता हूं, मैंने अभी आपसे बताया कि मैं मार्केट के मोमेंटम को ही फॉलो करता हूं। अगर मार्केट तेज है तो मैं तेजी में हूं, मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग है मैं प्रॉफिट बुकिंग में हूं। और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं है।
आप देख लीजिए, आप जितने दिन से अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक दिन आप चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहे हैं, ये तेज है, सेक्टर तेज है। होते कुछ डिफेंस धुरंधर जो डिफेंस का। बिल्कुल डिफेंस, मैं नाम क्या लूं, आपने तो डिफेंस की बात कर दी, आपने रेलवे भी बोला, आपने डिफेंस भी बोला, बैंकिंग काउंटर में भी बोला, आपने अभी कुछ दिन पहले फार्मा सेक्टर में देख रहा था, मैं भी वॉच करता हूं, आपको तो देखा। तो हो क्या रहा है, आपने मुझे याद आता है सिप्ला की जब बात हो रही थी तो कुछ दिन पहले शायद आपने बताया था कि यूएस एफडीए का असर साफ साफ अब नजर आ रहा है और स्टॉक नए हाई पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि रजत जी कहीं ना कहीं से आप वेव और सेंटिमेंट के साथ चल रहे हैं। तकनीकी तौर पे अगर देखते हैं इस समय, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी 50,000 का आंकड़ा छुएगा ही छुएगा। अगर जिनको लगता है, देखिए होता क्या है, मैंने देखा है ज्यादातर टेक्निकल वाले चीजें जो फॉलो करते हैं, वो जब 48,700 होता है तो कह देते हैं 48,900 का रेजिस्टेंस है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 49,000 का रेजिस्टेंस है। अरे वेव को समझो, मोमेंटम को समझो, 50,000 से पहले रुकने वाला ही नहीं है, और ये 1300-1200 पॉइंट कुछ है ही नहीं है मार्केट के लिए इस समय। अब आ जाते हैं लोअर साइड पे। सर कैसे पता चलता, सर कैसे पता चलता ये 50,000 कैसे आ गया आंकड़ा एकदम से? मतलब देखिए, कुछ, देखो माना सबकी अपनी अपनी स्टडी होती है, कैलकुलेशन होती है। वो बात भी सही जो आपने बोला कि 49,500 दिखता है, 49,400, वाकई वहां पर जाके थोड़ा बहुत एक बार पेज चटकता है, ये भी बात समझ में। उसके बाद ये पूरी वेव 50,000 के पार निकल जाएगा और शूट हो जाएगा। ये तो फिर आपसे ही पूछना पड़ेगा फिर हर बार। देखिए एक बात समझिए, मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं। 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 6 नहीं होते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप खुद ब खुद आप इस चीज को कहेंगे। जब निफ्टी की वॉलेटिलिटी 21% है, तो आपके 100 रुपए का रेजिस्टेंस और 50 रुपए का रेजिस्टेंस बेकार है। मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर 21% की वोलेटिलिटी लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो मार्केट में निफ्टी का मोमेंटम जब आएगा, तो 300 पॉइंट से 150 पॉइंट से 300 पॉइंट से कम का आएगा ही नहीं। अब आप क्या करते हो, आप 100 पॉइंट का स्टॉप सोचते हो कि यहां पर 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। जब आप लोअर साइड से देख रहे हो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है, तो जो जो टारगेट होगा वो हमेशा वोलेटिलिटी से 200% ऊपर साइड का लेकर चलते हैं। चाहे डाउन साइड भी चल रहा हो तो भी डाउन साइड लेकर चलते हैं। मोमेंटम किधर है, सारे लोग बाय बोल रहे हैं। 23,000 का लेवल आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं 23,000 का लेवल भी आपको छोटा नजर आएगा जब आप इसके 23,600 की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि आज के रेजिस्टेंस आप देखिए कितने सब लोगों ने दे रखे होंगे, 23,150, 180, 23,200 हमने ज्यादा। भी यही दे हमने भी यही दे दिए सर। हाँ सर, यही है ये सर, वही, क्योंकि आप जो मैं ये नहीं कह रहा आप गलत या सही है, मैं तो सिंपल ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होते हैं, उनका वेव चेंज होता है। मोमेंटम में भी यही होता है। और जो आप इंट्राडे देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू देखना ज्यादा जरूरी। अब 49,000 का 50,000 का लेवल मैं क्यों दे रहा हूं, देखिए इस समय आपने पीछे आज 100 रुपए की रैली देखी, पीछे 300 रुपए की रैली देखी, 500 रुपए की रैली देखी, वॉल बढ़ रही है। वॉल बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो आप 48, 49,000, 49,200 ये रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बार को प्राइस को रोकेंगे, ना कि ये प्राइस को वहां से डायरेक्शन चेंज करेंगे। दोनों में फर्क है रजत जी। रजत जी फर्क इस बात का है कि आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आप इस चीज को मत निकालिए कि ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, ये निकालिए कि क्या वहां से डायरेक्शन चेंज होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। और आपको लगता है, चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं रजत जी, आप तो खुद से भी रजिस्टर्ड हैं, आप बड़ी डीपली एनालिसिस करते हैं, और मैंने पहले आपको एक देखा है जिसने कि एंकर के साथ में मुझे लगता है कि एनालिस्ट है, बाकी सब तो सब जो भी हैं छोड़िए, उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। लेकिन हाँ, आप मुझे बताइए कि जो अभी आपने रेंज बनाई, जैसे 19,974 की लोअर अपर साइड पे, नीचे 46,700 की रेंज बनाई है, आप मुझे बताइए कि छोटा मोटा छोड़िए, बड़ा रेजिस्टेंस बताइए कौन सा है। बड़ा तो सर टॉप ही दिखता है जो सबसे ऊपर यहाँ पर आके टकेगा, बिल्कुल वही 50,000 जो आप बोल रहे हो, 49,500। सर 49,500 के आसपास तो आके रुकेगा एक बार, 49,500 तक ही दिखता है। आप 50,000 बोल रहे हो, वो तो इस पूरे पैरेलल चैनल का टॉप मोस्ट पॉइंट है। बस देख लीजिए सर, तो फिर आप मुझसे ही पूछ रहे थे कि मैं क्यों 50,000 बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस समय वॉल्यूम ग्रोथ और वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा हाई है कि ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस काम नहीं आएंगे। जस्ट सिंपल। तो छोटी मोटी रेंज नहीं बनेगी, रेंज बनेगी तो बड़ी। वो तो फिर कल पता ही लग गया ना कि सेंसेक्स 1,000 पॉइंट ऊपर भाग रहा है, आपका बैंक निफ्टी दौड़ता चला जा रहा है कि सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 1,000 पॉइंट। तो ये मूव, अच्छा वो आपने जो पिछली बार की थी ना सर, वो हमने बहुत क्लोजली उसको
समझा था, आपने बोला था वोलेटिलिटी का बढ़ने का मतलब ये नहीं कि गिर जाएंगे, दो तरफा स्विंग ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ये तो ऊपर का स्विंग देखने को मिल गया है। ये क्या इलेक्शन से पहले नीचे का स्विंग भी देखने को मिल सकता है इलेक्शन रिजल्ट से पहले? देखिए 2 तारीख तक मार्केट नहीं गिरेगा, और 2 तारीख के बाद हो सकता है कि 4 तारीख को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल देखें, जैसे बैंक निफ्टी आप जो चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं 4500 4400 से निफ्टी चल रही है, 50,000 आ जाएगी तो लोग थोड़ा सा वहां पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ ऐसे असर आपको देखने को मिल सकता सर आप ना बहुत सारे स्टॉक्स निकालते हो जो हमने आपका चैनल भी फॉलो किया, उतने सारे स्टॉक्स आप बताओगे अगर आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखने हो इस समय स्टॉक्स, तो वो कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स पे बेट लगानी चाहिए? रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट है। है। देखिए रजत जी, आप पोर्टफोलियो लीक कराने की कोशिश कर रहे सर आपने हैं। पिछले बार बोला था रेलवे खरीद लो, और वो क्या मतलब ऐसे बोलते हो आप जैसे खरीद लो, तो वो वाकई सबने खरीद लिया लग रहा है, आरवीएनएल का स्टॉक ऐसे भागता चला गया। फिर आपने डिफेंस पे बताया था, डिफेंस पर इतना स्ट्रांग है, कोची शिपयार्ड 15% चढ़ रहा है एक दिन में, गार्डन रीच 20% चढ़ रहा है एक दिन में, आरवीएनएल का स्टॉक 9% चढ़ रहा है एक दिन में। तो ये ऐसे ही कुछ और भी बता दो फिर। देखिए अगर इस हिसाब से देखते हैं तो मैं दो एक काउंटर आपको बताता हूं। एक तो मैं इस समय अब जो दूसरा फोकस कर रहा हूं वो कर रहा हूं सर, अ, आप जो ये रेलवे के काउंटर आपके पास हैं, मैं कहूंगा कि रेलवे में अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो सिर्फ 20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर 2-3% का करेक्शन आ जाए तो वापस उठा लीजिएगा। एकदम क्लियर है, चाहे रेलवे चाहे डिफेंस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉक कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉक कर लेना तो अपना कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। अब आते हैं कौन सा चलेगा। देखिए जो आपने स्टॉक्स बोले वो तो है ही है, मैंने कभी कोई भी स्टॉक पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करने का राय नहीं दिया, लेकिन हाँ 20% मैंने कोशिश करी। अब आ जाते हैं कौन से इस समय नीचे मिल रहे हैं और कौन से चलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज का अभी इस समय सेक्टर है वो है माइनिंग, और मेरा पहला फोकस माइनिंग पर है, दूसरा फोकस एनबीएफसी पर है, तीसरा फोकस जो इस समय अभी रख रहा हूं बैंकिंग, और आपने डिफेंस और रेलवे तो बता ही दिया है, तो इसलिए आज उनकी चर्चा थोड़ी कम करते हैं, लेकिन आज दो नए जो सेक्टर मैं ऐड कर रहा हूं उनमें चर्चा करते हैं। पहला तो माइनिंग, माइनिंग में आ जाते हैं तो पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मोइल MOIL आता है, आप उसको देखिए। 500 रुपए चल रहा है, तेजी से मोमेंटम में लिया है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए ले लीजिए, 650 का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरा GMDC, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, मैं पूरी बास्केट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो आप घर के स्टॉक बोलते हो वो यही है। तो यहां पर GMDC को लेने की चर्चा है, 520 के लक्ष्य तक देखने को मिल सकते हैं। NMDC सबसे सस्ता मिल रहा है, जो कि इस समय 266 रुपए का है, 260 62 50 ये सब मिल जाएगा, उठाने का है, क्योंकि ये 320 के लक्ष्य यहां पर दिखाई देंगे। कोल इंडिया थोड़ा ज्यादा चल गया, इसलिए मैं कोल इंडिया की पार्शियल वेटेज थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट 550 का था और 500 आ चुका है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो 650 का लक्ष्य इंप्रूव कर ले। और ये ऐसे स्टॉक्स जो मैं रजत जी चर्चा कर रहा हूं ना, इन सब स्टॉक्स में आपको बताऊं कुछ होगा नहीं, मतलब कुछ होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स मार्केट में कुछ सेंटीमेंट हुआ तो एकदम गिर जाएंगे, गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो गिर कर उठने की क्षमता रखते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं कि गिर कर उठने की क्षमता रखते हैं। बहुत से स्टॉक होते हैं ना जिनमें आप निवेश कर दीजिए और बर्बाद हो जाते हैं, ये वो स्टॉक्स नहीं होते। आप आ जाते हैं दूसरी तरफ, आ जाइए, आपको एनबीएफसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बताता हूं। एनबीएफसी सेक्टर में पहला स्टॉक है पूनावाला। पूनावाला फिनकॉर्प देखिए, मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन है और बढ़िया यहां पर बॉटम आउट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम इसको 500 520 के लक्ष्य के लिए देखेंगे ऊपर। जो ये रेंज, आप जो इसको छोटा मत देखिए, थोड़ा बड़ा चैनल देखेंगे तो आपको साफ साफ ये नजर आएगा। दूसरा एक स्टॉक है यूग्रो कैपिटल। अब आप यूग्रो कैपिटल का भी एक बार को चार्ट लगाएंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि ये स्टॉक 220 रुपए से बॉटम आउट हुआ है और सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ यहां पर बढ़ रहा है। अब इसके लक्ष्य क्या यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 280 चल रहा है यहां पर। अब आप कहेंगे कि एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, देखिए रेजिस्टेंस तो 317 बना के उसने ब्रेक कर दिया, इंडिकेशन दे दिया कि मैं ऊपर जाऊंगा लेकिन अभी धीरे धीरे चलूंगा। कितना ऊपर साइड का लेवल लग रहा है, साफ साफ 330 रुपए का लक्ष्य, 330 पहला और 380 दूसरा। तो अगर आप इस स्टॉक को फोकस कर रहे हैं तो फिर आपको
यहां पर देखना चाहिए। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैंने एनबीएफसी सेक्टर क्यों ऐड किया, मैं आपको रजत जी एक फंडामेंटल बताता हूं। देखिए, आप करंट गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें क्या है, उन्होंने एनबीएफसी और को सेक्टर को क्यों मैं फोकस में ला रहा हूं, लिंक कहां से कर रहा हूं, क्योंकि साफ साफ गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो एमएसएमई सेक्टर पर है। और जो ये कंपनीज है वो किसको फोकस कर रही है, एमएसएमई सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यूग्रो कैपिटल तो क्लियरली एमएसएमई सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ आप प्रेडेटर में है, 5 स्टार है, 5 स्टार चल रहा है इस समय 719 रुपए का। लेकिन आप इन जो स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर आप इनके फंडामेंटल देखते हैं तो आप करिए फंडामेंटल कंपैरिजन, तो आपको सबसे बढ़िया ये समझ में आएगा कि कोई 1x पर ट्रेड हो रहा है, कोई 2x पर ट्रेड हो रहा है, कोई 3x पर ट्रेड हो रहा है। अब थोड़ी एक्सरसाइज में आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, जो 1x पे ट्रेड हो रहा है उसको ज्यादा लेना है, और जो 2x पर ट्रेड हो रहा है उसको थोड़ा कम लीजिए, जो 3x पर ट्रेड हो रहा है उसको थोड़ा और कम लीजिए। यानी कि 100 रुपए का निवेश करना है तो 70% 1x पे डालिए, बाकी 15-15% इन तीनों स्टॉक्स में डिवाइड करके रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब सेंटिमेंट चेंज होंगे तो इनमें बड़ा मुनाफा यहां पर बनेगा। और एनबीएफसी सेक्टर को अगर आप बैंकिंग के हिसाब से अगर देख रहे थे कि एनबीएफसी सेक्टर बना इसलिए क्योंकि बैंक पूरी सर्विसेज नहीं कर पा रहे, और आरबीआई ने अभी जैसे रिसेंट डेज में आपने देखा होगा एक न्यूज आई जिसमें आरबीआई सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड का फायदा किसको मिलेगा, इन्हीं सब स्टॉक्स को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि साफ साफ यहां पर एक अपवर्ड मोमेंटम इस सेक्टर में बनता हुआ नजर। राइट सर, ये वैसे 1x 2x 3x क्या बताया था आपने, रेजिस्टेंस पॉइंट्स? नहीं, 1x 2x मैंने ये जो बताया था, जो होता है कि कितने पी पर ट्रेड हो रहे हैं और कितना वैल्यूएशन है, ये मैंने बताया था। तो साफ साफ ये कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल पे देखेंगे कितने एक्स पर ट्रेड हो रहा है स्टॉक, जिससे कि आपको आसान होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी बता दूंगा, इसको सीक्रेट नहीं रखूंगा। ओके सर, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या ये अदानी एंटरप्राइजेस भाग गया बहुत तेज, और खबर ये है कि विप्रो को रिप्लेस कर रहा है सेंसेक्स में। आज घोषणा हो सकती है, होगा तो वो जून में 21 जून के आसपास, लेकिन आज घोषणा हो जाएगी, सेंसेक्स का रीजिक है आज। तो अभी ये अदानी एंटरप्राइजेस पे क्या करें, और क्या पसंद है आपको इस ग्रुप में? देखिए, मैं तो वैसे भी ये कहूं कि मैं कभी भी अदानी ग्रुप पे ना सेल करने की राय नहीं देता। हमेशा ये कहता हूं कि बस सिर्फ मुनाफा वसूली के लिए देखिए, और मुनाफा वसूली तभी करिए जब किसी स्टॉक में जबरदस्त रैली दिख गई हो। अब आप इसको देखिए, 3387 का लेवल चल रहा है, जैसे ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया सारे एनालिस्ट अब बाय पे आ गए होंगे। देखिए, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल से बहुत कम लेना देना होता है, ये तो भाव भाव में चलता है, और भाव भाव में जब चलता है तो अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि 3800 के लेवल या 4000 के लेवल हो जाए तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, और इसकी तैयारी जरूर कर लीजिए। ओके राइट सर, बैंक्स में आपने बताया नहीं, वैसे कोई बैंक अगर आपको पसंद हो तो प्लीज वो भी बता दीजिए। बैंक्स में आपने एनबीएफसीज बताई है, बैंकिंग स्टॉक में क्या पसंद है? कल तो बड़े वाले चल गए ना, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स। देखिए, बैंकों में मैं आपको बताऊं, मैंने बैंक के शेयर पहले डिस्कस किए हुए थे, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं बताया। लेकिन हाँ, मेरे जो फोकस स्टॉक है उसमें बड़े छोटे सभी हैं। पहला तो देखिए, एसबीआई काफी ऊपर आ गया, इसलिए एसबीआई का वेटेज मैं कम कर रहा हूं, मतलब एसबीआई की क्वांटिटी कम कर रहा हूं। लेकिन हाँ, बना रहूंगा, काटूंगा नहीं। अब आ जाते हैं किस तरफ चले, इसमें आते हैं तो पीएसयूज के हिसाब से एक मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है, बैंक ऑफ इंडिया काफी अच्छा लगता है, जो कि अच्छे रेंज में चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 270 के पास चल रहा है, 350 आने में टाइम नहीं लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया 129 चल रहा है, 155 आने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी मेरे जो बैंक है वो 70 रुपए के जितने भी बैंक हैं वो सभी मेरी फेवरेट लिस्ट पे हैं, क्योंकि मैं उनमें बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूं कि एटलीस्ट, मैंने अभी एक बात बोली थी कि बढ़े ना बढ़े लेकिन गिरने पे वापस रिकवरी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उसमें सबसे पहले अगर प्राइवेट बैंक की तरफ जाते हैं तो मुझे आईसीआईसी बड़े में, और छोटे में अगर जाते हैं तो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट, ये दो बैंक काफी अच्छे लग रहे हैं। और छोटे मझोले बैंक जैसे मैंने बताए थे, मैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसमें मैं किसको इग्नोर कर रहा हूं ये भी बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं जिस इग्नोर कर रहा हूं वो है धनलक्ष्मी बैंक, जिसमें कि मैं थोड़ा सा कम बुलिश हूं, और ये कहूं कि उससे दूरी बनाकर रख रहा हूं। दूसरा है यस बैंक, जिससे मैं दूरी बनाकर रखा हूं। तीसरा है आरबीएल, जिससे मैं दूरी बनाकर रखा हूं। चौथा जो बैंक है वो है पीएनबी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और
पांचवें अगर बैंक की बात करें तो मैं साफ साफ यहाँ पर बंधन बैंक से भी दूरी बनाकर रखा हूँ। बाकी जितने भी बैंक है मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सेक्टर में फोकस नहीं कर सकते तो सिर्फ बैंकिंग के छोटे मझोले स्टॉक्स को ले लीजिए, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। बैंकिंग पे आज भी फोकस रहने वाला है और इसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। एक और सेक्टर पूछ लेता हूँ सर, दैट इज ऑटोज। क्या आप बुलिश हैं ऑटोज पे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहे हैं? रिकॉर्ड लेवल्स पे एमएनएम, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी का स्टॉक लगभग 13,000 का हो गया। सिर्फ एक ही स्टॉक है जो अभी ऑटो पे मैं फोकस कर रहा हूं, वो है अशोक लेलैंड, जिससे मुझे लगता है कि वो 270 के लक्ष्य दिखा सकता है। आज रिजल्ट्स हैं, आज रिजल्ट्स आएंगे अशोक लेलैंड जी के। बिल्कुल 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 रजत जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, क्योंकि हर दिन हर बार जब भी कोई स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है वो टूट रहा है, और टूटने के बाद वो 2-4 दिनों में वापस अपनी दौड़ दिखाना शुरू कर रहा है। तो अगर आज रिजल्ट है तो बेहतर है, थोड़ा गिर जाने दीजिए। कल मैंने इसको बीटीएसटी पे और बाय कॉल पे दिया था करीब 205 और 207 रुपए की रेंज में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिप मिल जाए तो और अच्छा है लोगों को लेने के लिए। राइट सर, जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए उस पे आपका डिस्क्लेमर, और सर जाते जाते निवेशकों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कि क्या ये अभी 4 जून का इंतजार करें या फिर जो साइड लाइंस पे रह गए हैं अब वो फोमो फैक्टर जो होता है ना हावी हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चलते कहीं वो अब सवार हो गए और प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं ना, डिफेंस रेलवे डिफेंस रेलवे डिफेंस रेलवे, जो मार्केट में दिख ही वही रहा है, डिफेंस रेलवे, सभी के सवाल उसी के ऊपर ही आते हैं। और मार्केट है बहुत बड़ा, और ये कैलकुलेशन किसी की नहीं समझ में आती कि भैया जो नहीं चल रहा, सेंटीमेंट जिसका नहीं अभी नहीं तेज ना, तो उसमें लोग पैसे डालते ही नहीं और फिर फंस जाते हैं हायर लेवल। तो एक तो आपका डिस्क्लेमर, और दूसरा ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको कैसे अभी हैंडल करें, दिल को कैसे समझाएं? देखिए रजत जी, डिस्क्लेमर के लिए मैंने बड़ी सिंपल लाइन खींच रखी है, मैंने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कभी खोला नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्क्लेमर बड़ा आसान हो जाता है। डिस्क्लेमर का मतलब है मेरे क्लाइंटों को सारे सजेशंस गए हुए हैं, बट मैं खुद इस पे मेरे कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, इस तरह जो भी सजेशंस गए हुए वो सभी को गए हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या फिर जो मित्र यार, उन सभी लोगों को दे रखा है। दूसरा आपने अच्छी बात कही, मैं उसमें सोचने लगा कि बूस्ट करने के लिए क्या देखा जाए। देखिए, बूस्ट करने के लिए मुझे एक बात याद आती जो मैंने कभी सुनी होगी या कहीं बोली होगी, कि मल्टी बैगर सिर्फ आपकी बास्केट में एक या दो ही स्टॉक बनते हैं। मतलब कि अगर आप 50 स्टॉक खरीद के रखे होंगे तो उसमें मल्टी बैगर सब नहीं बनेंगे। मल्टी बैगर आपके सिर्फ 1 या 4 स्टॉक ही बनते हैं, लेकिन वो 1 और 4 स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर ऐसा बनते हैं कि आपका पाप धुल जाते हैं उन सारे 50 जो बाकी आपके 25 स्टॉक ले रखे हैं तो 20 स्टॉक का। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ डिफेंस और रेलवे काउंटर को ही मत लीजिए, सबको एक बास्केट बनाइए, 5 सेक्टर सेलेक्ट करिए, 5 सेक्टर से हर एक सेक्टर से 5-5 स्टॉक उठाइए, तो बास्केट बनती 25 स्टॉक की। बिलीव रखिए, कोई स्टॉक पे आप बायसनेस मत रखिए, लेकिन ये 25 स्टॉक की बास्केट में से 5 स्टॉक जब अगला हम प्रोग्राम इलेक्शन बाद डिस्कस करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये मल्टी बैगर बनाओ। और रही बात रिस्क की, रिस्क तो है ही नहीं, डरने की जरूरत है ही नहीं। मार्केट में कोई सेंटिमेंट यहां पर खराब नहीं है, और खराब हो भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत पैनिक की बातें करी जाएंगी, लेकिन सर वो सब स्टंट से कोई खास फायदा नहीं है। मार्केट तेज है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, आपकी बात एकदम सही होगी, लेकिन वो ये वक्त नहीं है। इस वक्त साइड लाइन्स पे बैठने का नहीं है, और जिसने पैसा डाला अभी हाल फिलहाल में उसी का ही पैसा बना है। तो धीरे धीरे करके सही चरणबद्ध तरीके से सही, जो आप 100 रुपए की चीज लेना चाहते हो 25 रुपए की लो, लेकिन इन्वेस्टेड रहना ही समझदारी है। डिप आएगा वो देखी जाएगी, जब भी आएगा, अभी तो नहीं आ रहा ना, अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर बार की तरह से बहुत मदद करी आपने आज फिर से स्टॉक्स बताने में, और आज बाजार के ऊपर आउटलुक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब अरुण मंत्री जी से मैं मौजूद हैं, तकनीकी तौर पे बाजार को बहुत ही क्लोजली